तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चीन की सभ्यता के बारे में। चीन के दो मुख्य वीडियोस आपको मिल चुके हैं जिसमें चीन का उदय किस प्रकार हुआ था और चीन का निर्माण में किस तरह उसके नेताओं ने सहायता किया था और किस प्रकार चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, इसके बारे में आप उसमें जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चीन का इतिहास किस तरह था, किस तरह चीन जो था वो अलग अलग तरह से मिलकर तैयार हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो में और जानते हैं कि चीन का उदय किस प्रकार हुआ था। देखिए चीन का जो मुख्य उदय है या बोल सकते हैं इसका जो इतिहास है ये चाओ सरदारों के द्वारा माना जाता है। चाओ सरदारों ने सांग नामक छोटे छोटे गणराज्यों को, जो सैकड़ों की संख्या में थे, इन्हें हराकर उन्हें मुख्य रूप से 12 राज्यों में बांट दिया था। अर्थात एक समय चीन जो था वो छोटे छोटे साम्राज्य में था जो सांग शासकों के अंतर्गत आता था और इसे चाओ सरदारों ने जीत लिया था। और उन्होंने इसमें जीत हासिल करने के बाद यहाँ पर अपने 12 राज्य को स्थापित किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन जो था चाओ सरदारों के आधार पे 12 राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ की जो राज्य व्यवस्था थी वो पूरी तरह चाओ सरदारों के अधीन थी और ये जो शासन था ये बहुत शक्तिशाली था। देखिए चाओ सरदारों का जो राजधानी था ये लोयाड में था और लोयाड नाम का एक स्थान था जहाँ से इसका शासन प्रणाली चलता था। अब देखिए ये जो प्रणाली थी ये या बोल सकते हैं ये जो साम्राज्य था ये तीसरी ईसा पूर्व से चलना शुरू हो गया था और तीसरी ईसा पूर्व से यह बहुत ही ज़्यादा प्रकाष्ठ और बहुत ही फला फूला था। तो हम यह कह सकते हैं कि तीसरी ईस्वी में ही चीन का जो इतिहास था वो रचना शुरू हो गया था। देखिए तीसरी ईसा पूर्व में या बोल सकते हैं तीसरी शती ईसा पूर्व में चीन जो था ये मुख्य रूप से 3 गणराज्यों में बटा था। जिस तरह भारत में कभी 16 महाजनपद थे उस तरह चीन में भी 12 महाजनपद थे, किंतु इसमें बाद में परिवर्तन हुआ और ये मुख्य रूप से 3 महाजनपदों में बट गया जिनका नाम चीन था, चू था और ची था। ये 3 अलग अलग गणराज्य थे और बाद में ये जो चीन साम्राज्य था इसने चू और ची नामक साम्राज्य पे आधिपत्य जमा लिया और इस तरह से तीनों साम्राज्यों पर पूरा अधिकार चीन साम्राज्य का हो चुका था। ये 221 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं और इसका शासन तंत्र जो था वो एक तरह से बोल सकते हैं युद्ध क्षेत्र या लगातार संघर्ष करने वाला बताया जाता है। सिंह हुआंगटी एक ऐसा साम्राज्य था या बोल सकते हैं एक ऐसा राजा था जिसने 247 से 210 ईसा पूर्व तक चीन के साम्राज्य को बहुत सुरक्षित रखा था। यही वो व्यक्ति थे जिसने 200 ईसा पूर्व में पहली बार चीन की दीवार की आधारशिला रखी थी। तो हम यह कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर लंबा जो चीन का दीवार है जिसे बनाया गया था चीन की सुरक्षा के लिए, उस गणराज्य को सुरक्षित रखने के लिए इसे तैयार किया गया था। देखिए इस दीवार को तैयार होने में 1000 वर्षों से भी अधिक का समय लगा है, किंतु इसका जो आधारशिला था ये 200 ईसा पूर्व में रख दिया गया था सिंह हुआंग टी द्वारा। कि चीन वंश के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है और 202 ईसा पूर्व में हान वंश ने पूरी तरह चीन साम्राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया और यहाँ से चीन वंश का खात्मा हो गया। जिसके बाद हान वंश ने 400 वर्षों तक शासन किया और इस 400 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने बहुत भारी मात्रा में चीन का विकास किया था और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हान वंश के द्वारा चीन में उन्नति का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। देखिए हान वंश को कई जगह पर यह भी माना जाता है यही एक ऐसी साम्राज्य थी जिसने संगठित शासन की प्रणाली को बढ़ाया था। अर्थात यही वो साम्राज्य था जिसने संगठित सभी राजाओं को करके एक एकात्मक चीन का निर्माण किया था। इसके बाद 590 ईसा पूर्व अर्थात 589 ईसा पूर्व में एक नई साम्राज्य का उदय होता है जो सुई वंश था और इस सुई साम्राज्य ने हान वंश को हटा करके खुद को वहाँ का साम्राज्य वादक या बोल सकते हैं शासक घोषित किया, जिसने बहुत ज़्यादा मात्रा में चीन की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता की थी। इसने चीन के लोगों को अत्याधुनिक कई प्रकार के उपकरणों से जोड़ा जिससे वहाँ की कृषि पद्धति बहुत ज़्यादा विकसित हुई। देखिए चीन का जो कृषि पद्धति था ये बहुत ताकतवर था। ये शुरुआत से ही है क्योंकि चीन भी एक ऐसा देश था जिसने रेशम कीट पालन की पद्धति को विकसित किया था और चीन ही ये एक पहला ऐसा देश था जिसने कागज़ का निर्माण किया था। ये हान वंश का जो शासन था आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कहाँ तक इनका शासन प्रणाली चल रहा था और इस तरह से हान वंश ने धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों में भी अपनी उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जब यहाँ पर सुई वंश का आगमन हुआ तो सुई वंश ने भी
हान वाले क्षेत्रों को तो अपनाया ही, साथ ही साथ उन्होंने लगातार युद्ध किए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ अपने राज्य का विस्तार भी किया था। अब देखिए, चीन जो था ये धार्मिक रूप से या वर्ग के रूप से 5 वर्गों में बटा था, जिसमें सबसे पहले बुद्धिजीवी, उसके बाद व्यापारी, फिर कारीगर, किसान और दासों का वर्ग शामिल था। ये सभी वर्ग मिल करके एक अखंड चीन का निर्माण कर रहे थे। जिस प्रकार भारत में पुराने समय में हमारी जो पूरे वर्ग सीमा थी ये 4 रूपों में बटा था, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र को रखा गया था। उसी तरह चीन की सभ्यता में भी इसे 5 वर्गों में बांटा गया था। चीन में एक चीज़ की छूट थी, यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, 5 वर्ग में किसी भी वर्ग का हो, और यदि वो अपने शिक्षा में बहुत अधिक विकास करता है या वो उन्नत शिक्षा हासिल करता है तो उसे किसी भी वर्ग में शामिल होने का अधिकार था। जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो छोटे वर्ग के लोग थे, अर्थात शूद्र जाति या दास प्रथा के जितने भी लोग थे, उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की छूट नहीं थी। जबकि चीन में ऐसी सुविधाएं थी जहाँ पर सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार हो सकता था और वे अपने उन्नत शिक्षा के बल पर अच्छे वर्ग में शामिल होने के लायक थे। अर्थात अगर कोई वर्ग, जैसे दास वर्ग में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाई में है या बहुत अच्छा उसके पास शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है, तो वह उच्च वर्ग में आ सकता है और वो आकर के अपना जीवन यापन कर सकता था। देखिए, चीन में एक नदी थी पुराने ज़माने में जिसका नाम ह्वांग हो नदी था। ये नदी जो था ये एक तरह से चीन की बदकिस्मत कहलाती है, क्योंकि इस नदी में हर वर्ष भयंकर बाढ़ आता था। लेकिन यही नदी चीन की जीवन रेखा भी बनी थी, क्योंकि जिस प्रकार ये बाढ़ आती थी और जब बाढ़ का समय काल समाप्त होता था और पानी जब उस क्षेत्र से निकल जाता था, या बोल सकते हैं कि पानी जब बाढ़ के क्षेत्र को छोड़ करके वापस नदी के मुहाने तक आ जाता था, तो वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता था और चीनी लोग जो थे इसी का उपयोग ज़्यादा करते थे खेती में। तो हम यह कह सकते हैं कि चीनी लोग जो थे वो कृषि पद्धति में ह्वांग ही नदी का उपयोग करते थे, जिसमें उसके द्वारा लाई गई मृदा, अर्थात ह्वांग हो नदी के द्वारा जो मृदा लाई जाती थी उसमें वो खेती करते थे और भारी मात्रा में वो लोग फसल को उपजाते थे। इनकी मुख्य फसलें थी चावल, गेहूं, दाल और कई प्रकार की ऐसे मसाले जिनसे वो क्या करते थे, अपना व्यापार भी करते थे। देखिए, जब चीन में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के साथ तो बहुत सारे मलबे भी आते थे, तो इन मलबों को साफ करने के लिए वहाँ की सरकार जवाबदेह होती थी। अर्थात वहाँ के जो राज शासन व्यवस्थाएं थी वही जो बाढ़ से आए हुए मलबे होते थे उन्हें हटाते थे और खेती लायक ज़मीन को बनाते थे, अर्थात ज़मीन की चौबंदी या उसे एक तरह से खेती के लिए तैयार करने का काम जो होता था वो वहाँ के सैनिक करते थे जो राजा के द्वारा स्थापित किए गए थे। उसके बाद वहाँ पर किसान जो होते थे वो खेती करते थे। देखिए, चीन में कन्फ्यूशियस धर्म जो था वो बहुत प्रकाष्ठ में था और कन्फ्यूशियस धर्म को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो खुद एक कन्फ्यूशियस नामक व्यक्ति थे। ये एक राजनीतिक सुधारक थे जो राजनीति में सुधार करके किस तरह वहाँ जनताओं को रहना है और वहाँ की जनता किस तरह से सुरक्षित और अपने शासक के अधीन अच्छी तरह से रह करके अपने देश का विकास कर सकती है, इसके बारे में वो जानकारी देते थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस नामक जो एक महान पुरुष थे, जो बुद्ध और बोल सकते हैं यहाँ के भारत के जो साम्राज्य थे या जो संस्कृति थे उसके समकालीन थे। उन्होंने 500 ईसा पूर्व हान वंश के शासन में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसका पालन बहुत सारे लोग करते थे। इस तरह चीन में कन्फ्यूशियस धर्म का स्थापना हुआ। इसके बाद चीन में एक और नया धर्म आता है जो ताओ धर्म था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चीन में पुराने काल में 2 प्रकार के धर्म चल रहे थे, जहां एक ताओ धर्म और दूसरा कन्फ्यूशियस धर्म था। देखिए, ताओ धर्म का जो स्थापना था वो लाओ त्से ने किया था। ये लाओ त्से एक सामान्य व्यक्ति थे और ये एक धर्म विचारक और साथ ही समाज विचारक थे। इनके आधार पे लोगों को अपना जीवन शैली में किस तरह सुधार करना चाहिए और किस तरह उन्हें ईश्वर का ध्यान करके अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसके बारे में वो जानकारी देते थे। लाओ त्से का अर्थ होता है एक प्राचीन आचार्य। ये प्राचीन आचार्य का जन्म, या बोल सकते हैं कि लाओ त्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने धर्म और अपने मनों के बातों को रख करके अपने अनुयायियों को चुना था और ये भी कहा जाता है कि इनका सीधा टक्कर कन्फ्यूशियस धर्म के साथ होता था।
जहाँ कन्फ्यूशियस धर्म राजनीतिक सुधारक के रूप में काम करती थी, इस विचारधारा का पालन करती थी, वहीं ये ताओ धर्म जो था, जिसे लाओ त्से ने स्थापित किया था, इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। देखिए, लाओ त्से ने एक छोटी किताब भी लिखी थी जिसका नाम ताओ ए किंग रखा गया था। यह किताब जो थी, ये ताओ धर्म के बारे में थी, जिसमें लोगों को समाज से किस तरह बदलाव करना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। देखिए, ताओ का अर्थ होता है मार्गदर्शक, अर्थात विश्व का सिद्धांत। इस तरह से चीन में किस तरह से मार्गदर्शन किया जाए जिससे चीन का विकास होगा, ये ताओ धर्म में भी बहुत प्रमुख माना गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ताओ धर्म के आधार पर ही चीन का विकास जो था वो पौराणिक काल में हो रहा था। कि प्रारंभ में ताओ धर्म में शिक्षा व्यवस्था और बोल सकते हैं अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और ये बदलाव कुछ ऐसे थे कि अब जो ताओ धर्म था ये बदल करके जादू और बोल सकते हैं जादू टोना जैसे क्रियाओं को कर रहा था। आप बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे, जैसे जैकी चैन का मूवी जो हॉलीवुड का होता है, और ऐसे मूवीज़ जिसमें जूडो कराटा का यूज़ होता है। जैसे बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी कुछ वर्ष पहले जिसका नाम चांदनी चौक टू चाइना था, जिसमें अक्षय कुमार को जो उनके इंस्ट्रक्टर या जो उनके कोच उन्हें विद्या सिखा रहे थे, ये ताओ धर्म की कुछ विद्याएं से ली गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चीन के लोग जो हैं वो जादू टोना में भी विश्वास करते हैं और साथ ही साथ उन्हें मंत्र की विद्या भी आती है। ये भी माना जाता है कि चीन के इस ताओ धर्म ने ऐसी विद्याओं को भी उत्पन्न किया था जिसके आधार पर व्यक्ति के किसी एक नस को दबा करके उसे बेहोश या कमज़ोर बनाया जा सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ताओ धर्म में कई तरह के तंत्र मंत्र की विद्या जो थी वो विकसित की थी। इन्हीं जादुई विद्या के कारण ये ताओ धर्म जो थी ये धीरे धीरे असफल हुई और ये लगभग ख़त्म होने लगी। किंतु अभी भी चीन में जो है ये ताओ धर्म प्रचलित है और कई लोग जो है इसका अनुसरण करते हैं। चीन के निवासी कन्फ्यूशियस को राजा पुत्से कह के पुकारते थे। इनका जन्म जो था ये अभिजाति वर्ग में हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऊंचे खानदान में जन्म लिए थे और इनका जो जीवन काल था ये 551 ईसा पूर्व से लेकर के 479 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने कभी भी किसी भी देवी देवता के बारे में कुछ भी बातें नहीं कही हैं। पुरातत्विक वैज्ञानिकों के आधार पे इन्होंने कोई भी देवी देवता का जिक्र अपने सभ्यता या अपने विचारों में प्रकाशित नहीं किया है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि चीन की वास्तुकला और इसके जो एक तरह से कला विज्ञान था ये कितना ज़्यादा विकसित था। देखिए, चीन का जो कला केंद्र था ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं प्रसिद्ध था। इसमें जिस प्रकार की पिक्चर्स बनाए गए हैं, आप फोटोज़ में भी देखते होंगे कि कितनी खूबसूरती तरीके से इन लोगों ने इस प्रकार के पेंटिंग्स को बनाया था। ये पेंटिंग्स बहुत सारी भावनाओं को दर्शाता था। अर्थात ये पहले ऐसे पेंटिंग हुए थे या पहले ऐसे चित्र होते थे जिनमें भावनाओं के आधार पे फिगर्स को बनाया जाता था, फ़ोटोज़ को बनाया जाता था। अभी के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं वो हम लोग लगाते हैं अपने घरों में और बहुत सारे ऐसे फ़ोटो होते हैं जिन्हें देखने पर कुछ कहानियों का या कुछ घटनाओं का आभास होता है। उसी तरह चीन में पहली बार ऐसे चित्र बनाए गए थे जिनके अनुसरण करके ये पता चलता है कि ये किसी घटना के बारे में जिक्र करते हैं। ये फ़ोटो को तैयार करने में, इन पेंटिंग को तैयार करने में जिस प्रकार के ब्रश का उपयोग करते थे, उस ब्रश में उपयोग होने वाले जो बाल होते थे वे ऊँट के होते थे और इस ब्रश को पकड़ने के लिए जिस डंडे का उपयोग होता था वो हड्डी का बना होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन के लोग ब्रशों के लिए हड्डियों तथा ऊँट के बालों का उपयोग करते थे। देखिए, अब चीन का जो वास्तुकला है उसमें प्लेट्स का भी बहुत योगदान है। चीन में आप बहुत तरह की कलाकृति वाले अलग अलग तरह के प्लेट देखते होंगे। ये प्लेट जो होते थे ये धातुओं से बने होते थे। धातु जैसे तांबा, लोहा, इनका बना होता था और ये जो प्लेट्स होते थे ये बहुत खूबसूरत होते थे। आप आज के समय में भी सुनते होंगे कि चीन की बहुत सारे प्लेट हम लोग खरीदते हैं, जैसे चीन की मिट्टी के बने हुए ग्लास, कप, इनका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। बहुत जगह पर चीन के बने हुए जो प्लेट्स होते हैं जिन पे हम लोग खाते भी हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये चीनी मिट्टी से बना है। तो यह माना जाता है कि चीनी मिट्टी का जो निर्माण था या जो निर्माण पद्धति जो थी ये चीन से ही अपनाई गई थी। चीन के लोगों ने ही पहली बार रेशम के कीट का उत्पन्न किया था और किस तरह रेशम के कीटों को पालना है, किस तरह उनसे रेशम प्राप्त करना है, इनका पूरा जानकारी चीन के लोगों ने ही फैलाया था। चीन के लोगों ने साथ ही साथ
कई तरह के पेड़ों के छालों को मिला करके कागज़ों का निर्माण किया था। इसके लिए वो पेड़ों के छाले और उनके गाद को सड़ाते थे, उन्हें पानी में बहुत दिनों तक रखते थे और उनसे कागज़ बनाते थे। तो चीन की सभ्यता जो थी उसने कागज़ को हमें दिया, अर्थात यही वो सभ्यता थी जिसने कागज़ जैसी बहुमूल्य चीज़ें हमें प्रदान की थी। चीन में बहुत सारी धार्मिक मंदिरें भी मिली हैं। इन मंदिरों को पैगोडा कहा जाता था। ये मंदिरें आज जो भारत में मंदिर हैं जो पुराने ज़माने में बने हुए थे, जैसे जगन्नाथ मंदिर और कई ऐसे भारत के मंदिर हैं, उससे भी ज़्यादा ये मंदिर जो थे जो चीन में पाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाष्ठ थे। इनमें कलाकृतियाँ जो थी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ भारत में बने मंदिर पत्थरों को काट के बनाया जाता था, वहीं चीन में बने मंदिर जो थे वो इमारती लकड़ियों से बनता था। अर्थात ये इमारती लकड़ियाँ अभी भी जैसे कि तैसे सुरक्षित हैं और इन पे जो पेंटिंग्स हुए हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक थी। इन पे लगाए जाने वाले जो लेप होते थे वो अभी भी इन लकड़ियों को पहले की तरह मजबूत बना के रखी है और किसी भी मौसम का इन लकड़ियों पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पैगोडा मंदिरों में बौद्ध स्तूपों को या बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आपको चिन्ह मिल जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म जो है वो चीन की ओर गया था और साथ ही साथ बहुत सारे व्यापारी जो होते थे जो भारत से चीन जाते थे वो हाथी के दांत, कई तरह के पत्थर और कई तरह के आभूषण के व्यापार के लिए तथा फसलों के व्यापार के लिए लगातार चीन से आना जाना करते थे। लेकिन चीन के लोग जो थे वो इधर या फिर बोल सकते हैं भारत की ओर नहीं आते थे, क्योंकि भारत एक तरह से जंगली और घासनुमा क्षेत्र था। तो वो लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग व्यापार करने कहाँ जाते थे? देखिए, वो लोग व्यापार करने रोम सभ्यता या बोल सकते हैं रोम के क्षेत्र में जाते थे। वहाँ पर वो बहुमूल्य इमारती लकड़ी और तरह तरह के दवाइयाँ, साथ ही साथ बेशकीमती पत्थर का भी व्यापार करते थे। लेकिन भारत के जो इतिहासकार कहते हैं उनके आधार पर भारत के जो व्यापारी थे वो चीन जाते थे और वहाँ पर वो बहुत तरह के व्यापार करते थे। साथ ही साथ इन व्यापारियों के साथ बहुत सारे दार्शनिक होते थे जो चीन जाया करते थे, जिसमें कुछ ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन में किया था। आप पिक्चर्स में देखिएगा कि चीन का जो एक बहुत पुराना मंदिर है उसे आप देख के समझ लीजिए कि चीन में पहली बार भारत से गए जो साधु थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने वहाँ पर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और चूँकि बौद्ध का जो धार्मिक अर्थ ही सरलता है, तो इसी सरलता और इसी निष्पक्षता धर्म के आधार पे जितने भी धार्मिक लोग थे जो पहले ताओ और कन्फ्यूशियस धर्म में थे वो अब बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे। और वर्तमान समय में चीन जो है वो बौद्ध धर्म का सकेंद्र बिंदु बन चुका है। यहाँ पर अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था यहाँ बहुत जोरों शोरों से हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन में बौद्ध धर्म का जो प्रवेश था वो भारत के भिक्षुकों द्वारा या भारत बौद्ध भिक्षुकों द्वारा हुआ था। साथ ही साथ इन भिक्षुकों ने कई प्रकार के मार्शल आर्ट को भी चीन की साम्राज्य को दिया था। देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अचंभित या बोल सकते हैं अद्भुत चीज़ की खोज कर ली थी। यह खोज था भूकंप से बचने के लिए एक यंत्र का, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि चीन ने जो वर्तमान समय में जो सिस्मोग्राफी नामक यंत्र का निर्माण हुआ है, चीन ने इससे पहले एक अपना यंत्र विकसित कर लिया था जो भूकंप का भविष्यवाणी कर सकता था, वो भी सटीक। वो भूकंप के केंद्र बिंदु को भी ज्ञात कर सकते थे। इतना भारी मात्रा में या बोल सकते इतना प्रसिद्धि चीन में हासिल हुआ था। चीन के वैज्ञानिकों ने यहाँ तक की खोज की थी कि वो ये जानते थे कि सूर्य, पृथ्वी और इस तरह के कई ग्रह हैं जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं तथा ये खगोल शास्त्र में भी बहुत उन्नत थे। चीन में दशमलव पद्धति का निर्माण हुआ था। तो यह कह सकते हैं कि चीन के लोग गणित में भी निपुण थे जिन्होंने दशमलव पद्धति का निर्माण किया था और वे जीरो से अवगत नहीं थे, जीरो से वो अवगत नहीं हुए थे, किंतु वे दशमलव पद्धति द्वारा बहुत सारे अंकों को लिखते थे और इसका उपयोग वो व्यापार में भी करना सीख गए थे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि चीन का जो पूरा इतिहास था वो किस तरह फला फूला और किस तरह आगे बढ़ा था। आशा करते हैं कि चीन की इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।